ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी तक जो हम लोग ने बात किया वो क्या बात किया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जिसको आपने पानी में डाला तो वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, जैसे शुगर, सुक्रोज, वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर आपने NaCl, MgCl2, CaCl2 ऐसे डाल दिए सॉल्ट्स तो ये आयन में क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। अब आयन में देखो यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट का भी होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है ना वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड किया करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग ने वहां पर डील किया था वैसे ही यहां पर भी करना है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होने वाला है। अब देखोगे तो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। जितने में हम लोग ने ये पूरा कवर किया है, 4 इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो पूरा इतना डिस्क्राइब नहीं किया गया यहाँ पर, है ना? क्यों? क्योंकि उससे कनेक्टिंग आपको बात करना है। जो हमने वहां पर चीजें डिस्कस करा उससे कनेक्टिंग ही बात करना है। अब हम लोग किस तरीके से बात कर सकते, सुनो, मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताता हूं। मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने क्या किया, ये एक क्वेश्चन भी बनेगा, इसको टिक मार्क कर लेंगे। आपको सवाल पूछेगा, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, व्हाई द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर ग्रेटर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, और इसका आंसर आपको आगे ही लिखना है। ठीक है, रिकॉल दैट करके लिखा हुआ, ये नहीं करने का, ऐसे यहां से लिखने का। ये आंसर हो गया इसका, यहां से लास्ट तक इसका आंसर हो जाएगा, ये जहां खत्म हो रहा है नेक्स्ट पेज पर, ये वाला पैरा। ठीक है, और भी छोटा सा 2 लाइन और लिखा होगा उसमें, वो पूरा है ना, पूरा जहां तक बॉक्स के ऊपर तक, वहां तक टिक मार्क कर दे उसका। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन से आपको क्या समझ आ रहा है? किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट का या नॉन इलेक्ट्रोलाइट का? बोले जल्दी फटाफट से। हेलो, हेलो, ए किसका ज्यादा होगा जल्दी बताओ। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट का? क्वेश्चन से समझ आ रहा है, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों ज्यादा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट से। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो, एक कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम है हम लोग मोलैलिटी में बात करते हैं, क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं ना यहाँ पर। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं सुक्रोज लेता हूं 1.25 स्मॉल m यानी मोलाल, 1 मोलाल बोल दो, चलो 1.25 छोड़ दो। आपने एक कंटेनर के अंदर सुक्रोज डाला हुआ है, और शुगर का यहां पर कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन मोलालिटी में 1 मोलाल है। कितना मोलाल है? अच्छा सेम हम लोग एक दूसरे कंटेनर के अंदर मान लो CaCl2 या NaCl या MgCl2 डाल देते हैं, ठीक है, उसका भी सेम कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट में कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखता हूं तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा आती है। तो अब रीजन आपको फाइंड आउट करना है क्यों, क्यों? ठीक है, ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर। मैं यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं पहले, तब फिर डिटेल में बात करेंगे अपन। कौन बताएगा ये डेल TF क्या है? कौन बताएगा ये डेल TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, वेरी गुड। क्या ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? यस। हमने सुक्रोज लिया, क्या लिया? सुक्रोज। क्या लिया जल्दी बोलो, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो दिस इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या ये मोलैलिटी ऑफ द, बारिश हो रही है बाहर, तो दरवाजा क्यों खोल दिया, अंदर आएगी क्या वो? ये आगे सुनो, आपने CaCl2, क्या आपको समझ आ रहा है ये एक, हाँ हाँ, ये सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और ये वाला क्या होगा, क्यों इलेक्ट्रोलाइट होगा भाई? इसको जब पानी में डालोगे ना, CaCl2 को जब किधर डालोगे आप,
पानी में डालते हो, H2O इसमें डालेंगे पानी में, तो Ca क्रिस क्रॉस करो, 2 इधर +2 और इधर कुछ नहीं है 1, तो ये -1, तो आपका Ca +2 और क्या बनेगा, Cl -1। Cl कितना है, तो 2 Cl -1 और 1 Ca +2 बनेगा। तो कितने आयन बनेंगे बता सकते हो, एक CaCl2 डाला तो वो कितने आयंस में कन्वर्ट हो गया, 3, टाइप 2 है लेकिन टोटल कितने लोग हैं, 2 Cl के और 1। आई बात समझ में। अच्छा, सुक्रोज C12H22, इसको पानी में डाला, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बहुत सारे C12H22 11 है, आपस में जुड़े हुए थे, पानी में डाला बस सब अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन वो रहेंगे C12H22O11 ही, वो क्या रहेंगे, C12H22O11, ये आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, तो मतलब एक डाला था ये एक ही रहता है, लेकिन इसको एक डालता हूं तो कितना हो जाता है, ये 3 हो जाता है। अब सुनो बात को सभी बच्चे ध्यान देंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, इसको भी एक डाला था ये एक ही रहता है सॉल्यूशन में जाके, उसका ये वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट वाला कितना होता है, 2.32, इसको मैं एक डालता हूं तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो कितने पार्टिकल हो गए, एक डाला तो 3 हो गए, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कितना गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो भी कितना गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर आपसे ये CaCl2 का ΔTF पूछेगा ना, इसका आंसर क्या होगा पता है, 3 इंटू वो कितना है, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्या हुआ, कुछ समझ आया, बोलो, अरे बोल दो, क्या समझ आया आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ डिसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं ना, है ना, तो एक के लिए कितना था 2.32, इसके लिए था सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला ये है, लेकिन इसको पानी में डालते हो तो 3 गुना हो जाता है, 3 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, इसका एक के लिए इतना है, 3 के लिए कितना होगा, तो इंटू 3। आया समझ में, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी होता, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता, वो भी कितना गुना हो जाता, 3 गुना हो जाता। वेपर प्रेशर लोअरिंग होता, समोसा पी, कितना गुना हो जाता, 3 गुना हो जाता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि आयन क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट होके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल को बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसके नंबर पे डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर जरा पढ़िए बच्चों, ये एग्जांपल आपने समझ लिया और ये लिख भी लेना, ये जो मैंने अभी बताया लिख लोगे इसको, इसका ΔTF क्या होगा, इसका 3 इंटू दिस, क्या लिखोगे, आपको समझ आ रहा है क्यों 3 इंटू दिस, ये एक और ये 2, 3 आयन में कन्वर्ट हो गए, तो इंटू 3 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आ रहा है समझ में, ये वाला कौन एग्जांपल बताएगा, ये वाले का आंसर कौन बताएगा, NaCl को आप डिजोल्व करते हो पानी में, ये कितने आयन बनाएगा, 2 आयन बनाएगा। अगर सुक्रोज को भी आपने सेम कॉन्सेंट्रेशन का डाला हुआ है, तो सुक्रोज का जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा उसका ये कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्यों 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि NaCl को जब डालता हूं तो कितने आयन बनते हैं, 2 आयन बनते हैं। अगर इसका ही कॉन्सेंट्रेशन सेम सुक्रोज से कंपेयर कर रहा है, तो सुक्रोज का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ये कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 आयन में हो रहा है। CaCl2 में 3 गुना क्यों हुआ, 3 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, समझे। It is expected then that colligative property of 0.1 मोलाल NaCl twice, क्या लिखा हुआ है, आपने भी तो यही आंसर दिया ना, बोलो बोलो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना बोला, कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, ट्वाइस दैट ऑफ 0.1 मोलार सुक्रोज सॉल्यूशन। सुक्रोज का जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा उसका 2 गुना NaCl का होगा। आई बात समझ में।
आप सुनो। अब यहां पर ना बच्चों, हम लोग एक आई फैक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ये आई कौन है? इसको कहते हैं वेंटॉफ फैक्टर। क्या बोलते हैं? वेंटॉफ। देखो यहां पर लिखा होगा, मेंटल नहीं रे, मेंटॉस भी नहीं, वेंट हॉफ, वेंट हॉफ फैक्टर आई। इट इज सिंपली अ रेशो। ए मुझे बताओ, इलेक्ट्रोलाइट का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऊपर ये NaCl वाला एग्जांपल बताया, उसमें कितना टाइम्स आया? NaCl का कितना आया? 2 गुना आया ना। तो मैं यहां पर लिखता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना गुना आया था इसका, ये NaCl के लिए? ओके, तो मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्या ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये इससे क्या हो जाएगा? नहीं समझे क्या किया मैंने? आ जाओ वापस वापस वापस। अच्छा, NaCl के लिए आप मुझे बताएंगे इलेक्ट्रोलाइट का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना गुना था? इसके इसके कितना गुना था? तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स, कितना टाइम्स? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय Cp ऑफ, ये कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया? ये जो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, यही आपका आई है। यही आपका कौन है? तो आई कौन होता है, समझ में आ गया? आई है वेंटॉफ फैक्टर। अब अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट का नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कितना गुना आ रहा है? 2 गुना, तो आई कितना हो गया? 2। फॉर एग्जांपल 3 गुना आ रहा है, आई 3 हो गया। तो आई क्या समझ में आ रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कितना गुना है, कितना कितना टाइम्स है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं उसको, फॉर्मूला ये रहा, आई का फॉर्मूला ये है, इसको अगर यहां भेजूं तो आपका देखो ये क्या होने वाला है, आई इंटू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट विच इज इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज आई टाइम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ चुके हैं अपन, उसका कितना गुना? 2 गुना इलेक्ट्रोलाइट का हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है। जितने आयन में वो डिसोसिएट होगा उतना गुना होगा। कुछ आई बात समझ में? क्या वो नहीं समझ रहा है? बोलो। ऊपर इलेक्ट्रोलाइट, हाँ नीचे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ई लिख रहा हूं ना सिर्फ यहां पर, और यहां Ne लिख रहा हूं। नहीं तो ये कितना टाइम्स हुआ? फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स, तो मैंने लिखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 2 टाइम्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दोनों कट होकर आंसर कितना आएगा? 2। तो आई मैं बता रहा था क्या है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये आई है। ये कौन है? तो आप सुनिए, व्हाट इज आई, व्हाट इज आई वेंटॉफ फैक्टर, क्या ये एक्चुअल में क्या है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट का नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कितना गुना है, ये है ये। ऑफ हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन सेम। अच्छा, अब इसको स्पेसिफिक लेके चलते हैं। हमने कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी? 4। वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये पढ़ा है। अभी सुनो, वेपर प्रेशर लोअरिंग
वेपर प्रेशर ऊपर किसका बोल रहा था मैं, इलेक्ट्रोलाइट का, हाँ, नीचे वेपर प्रेशर लोअरिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। अब इन जनरल से स्पेसिफिक जा रहा हूं। ये दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था आपका, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डेल टीबी, डेल टीबी किसका, इलेक्ट्रोलाइट, चलो तीसरा, चौथा, खत्म हो गया, बोलो समझ आया। तो आई क्या क्या हो सकता है, इन जनरल क्या हो सकता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जनरल फॉर्मूला क्या है वेंट ऑफ फैक्टर का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए। स्पेसिफिक जाऊंगा चारों इसमें, तो डेल्टा पी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन डेल्टा पी ऑफ, ऐसे ही डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ, डेल्टा टीबी टीबी, समझ आ रहा है, पाए पाए, ऊपर इलेक्ट्रोलाइट का, नीचे बस कहानी खत्म। दिस इज वेंट ऑफ फैक्टर, दिस इज व्हाट, वेंट ऑफ फैक्टर। और ये बता क्या रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना, ए वेंट ऑफ फैक्टर। अब मैं उल्टा सवाल पूछता हूं, चलो इधर पे कैसे लिखा हुआ है याद है, देखो यहां पर ऊपर सिर्फ डेल्टा टीबी लिख दिया, नीचे डेल्टा टीबी नॉट कर दिया, तो जो नीचे वाले वो सब किसके हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, और ऊपर वाले किसके हैं, बस कहानी खत्म। आई आपको क्या बताता है, अगर मैं आपसे बच्चों बोलूं कि एक इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के 5 गुना है, आई कितना है, समझ आ रहा है कितना, 5, समझ आ गया आई क्या है, कितना गुना है, 5 गुना है, 4 गुना है, 3 गुना है, 2 गुना है, दैट इज व्हाट आई, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब इसको डिफाइन भी करते हैं, फॉर्मूला सभी बच्चे देख लो अच्छे से, फॉर्मूला देखा क्या सबने, इसको हाईलाइट कर लो पहले, और उसके बाद आई का ये वाला फॉर्मूला पूरा हाईलाइट कर लो, ये भी आपको समझ गया आ गया होगा कि क्या है, कंडीशन क्या है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को कंपेयर कर रहे हो, दे मस्ट हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन, इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो भी मोलैलिटी में, काय में, मोलैलिटी, जहां पर बेसिकली टेम्परेचर चेंज कर रहे हो वहां पर मोलैलिटी, जहां पर टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे वहां पर मोलैरिटी से काम चल जाएगा। ए डिफाइन टिक करो, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऊपर वाला टू द नीचे वाला, ऊपर वाला कौन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नीचे वाला कौन है, ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ऑफ सेम, पढ़ो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ colligative property of a solution of electrolyte divided by colligative property of non electrolyte solution of same concentration, हो गया ना खत्म, फॉर्मूला याद करो, डेफिनेशन आपके हाथ में, फॉर्मूला याद हुआ क्या, क्या है बताओ, ओके तो ये चीज हो गई हमारी, ये देखो जिसके नीचे कोई सब्सक्रिप्ट नहीं लिखा हुआ है वो किस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट, और जहां नॉट लगा हुआ है विद सब्सक्रिप्ट वाला कौन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बता आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर ई लिख दो और नीचे एन ई लिख दो, वो भी चलेगा, समझ आ रहा है। अच्छा इसको ना ध्यान रखिए, यहां पर क्या बोल रहा हूं, वेंटो फैक्टर आई का एक और डेफिनेशन है, किसके फॉर्म में, देखो यहां पर मोल फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, यहां पर
कितना मोल आपने मोल ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, एक्चुअल मोल ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। सुनो बात को, मान लो फॉर एग्जांपल 1 मोल डाला मैंने, कितना मोल, 1 मोल CaCl2 डाला, तो ये डिसोसिएट होने के बाद Ca+2 का 1 मोल हो जाएगा और 2Cl- यानी 2 मोल इसका हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखना है, मोल फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, मतलब कितना मोल इसके अंदर डिसॉल्व हुआ। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा यहां पर, 1 मिनट, आफ्टर डिसोसिएशन इधर आएगा और मोल फॉर्मूला, हाँ इधर देखो, ए सिर्फ अगर आप अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर नहीं करना चाहते, सिर्फ इसी का डिसोसिएट होने के बाद कितना मोल है, बोलो बोलो, 1 और 2, और कितना मोल डाला था आपने, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। नहीं आ रही बात समझ में? तो ऊपर क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब सेपरेट होने के बाद। नहीं समझे? रिएक्शन के डिसोसिएट हो गया, सेपरेट हो गया, कितना मोल है, 2 और 1, ऊपर 3 रखने का, नीचे जो मेरे पास फॉर्मूला मास है ना, वो कितना मोल डाला था, मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, कितना मोल डिसॉल्व हुआ है, 1 मोल, तो इधर पे 1 आ जाएगा। नहीं समझे बात को? अरे बोल भी दो। और यहां पर आप बात करेंगे फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, या एक और होता है ऑब्जर्व्ड मोलार मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये एक और फॉर्मूला बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? यहां पर देखो आपको सिंबॉलिकली लिखा है, थियोरेटिकली और ऑब्जर्व्ड, क्या बोलोगे, थियोरेटिकल अभी हमने फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व किया मास, हमने मास ऑब्जर्व किया फॉर एग्जांपल 10 ग्राम, कितना ग्राम, लेकिन थियोरेटिकली कितना आ रहा है हमारा यहां पर, इसका 3 गुना आ रहा है। कितना गुना आ रहा है, कितना आ गया, अगेन आई जो है वो कितना टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो आई के और भी लिखने के तरीके, ये वाला फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, क्या क्या फॉर्मूला है, एम थियोरेटिकल एम टी अपॉन एमओ, एम टी यानी थियोरेटिकल मास हो गया और नीचे क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड मास हो गया। तो ऐसे भी लिखा करते हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 2 फॉर, ये देखो I की वैल्यू, सुनो, अगर बच्चों मैंने कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला, क्या डाला, तो जो हम थियरी से कैलकुलेट करेंगे और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों सेम होगा ना, क्योंकि वो तो डिसोसिएट होने वाला, समझो बात को, ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। हमने शुगर डाला, समझ आ रहा है, मान लो 10 ग्राम डाला, जब आप उसको थियोरेटिकली सॉल्व करके M2 का फॉर्मूला याद करो, उससे सॉल्व करके निकालोगे तभी भी कितना आएगा, उतना ही आएगा। अभी एक काम करते हैं, C12 H22 O11, इसका बच्चों मोलार मास निकालो, थियोरेटिकल निकालो, या इस फॉर्मूले से आपको क्या नजर आ रहा हो बताओ, 12 और ये 144 हो जाएगा, 22 और 16 का 16, ठीक है, 16 है ना, 16 176, प्लस करेंगे तो 178 88 98 198 144 198 200 342, ये कितना आएगा, 342 ग्राम पर मोल, ये शुगर का मोलार मास आया, क्या आया। अब याद करो हम लोग हर एक इसमें M2 का फॉर्मूला निकालते थे ना, उस फॉर्मूले से कोई भी, चाहे वेपर प्रेशर लोअरिंग हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन हो, चाहे
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो, सॉरी, और उसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उन कहीं से भी अगर आप M2 निकालते हो शुगर का, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आएगा, ये आएगा सेम। हमने ये ऑब्जर्व किया अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला 340, और थियरी से निकाला उस फॉर्मूले से थियोरेटिकली, वो भी कितना आएगा, कट होके कितना हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1। तो बहुत ही सिंपल है, आई की वैल्यू 1 किसके लिए होगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगी। किसके लिए होगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हो, जैसे KNO3, किसके लिए करते हो, आपको पता है ये डिसोसिएट कैसे होगा, बता सकते हो, पानी में डालूंगा तो कैसे अलग होगा, ये नाइट्रेट आयन अलग हो जाएगा और ये K अलग हो जाएगा नाइट्रेट का, ठीक है, यहां पर 1 और इसके 1, ये 1 इधर जाएगा, ये नाइट्रेट में पूरा ये साथ में है NO3, तो ये +1 और ये क्या हो जाता है, तो जब KNO3 पानी में जाएगा तो कैसे होगा, K+ आयन अलग, NO3- आयन अलग, यानी कितने में होगा, 2। तो आपको आई की वैल्यू कितनी आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अच्छा, जब आप क्या करोगे इस वाले केस में, फॉर्मूले से क्या आप KNO3 निकाल सकते हो, ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो क्या, K का कितना होता है पता है, पोटाशियम, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा, 50, 60, 62 और 62, 60, इसमें बना दिया 40, 101, कितना आ गया। और जब आप थियोरेटिकली वो जो M2 का फॉर्मूला हमने चारों में किया हुआ है, आज फॉर्मूला भी सुना ना आपका, उससे जब सॉल्व करता हूं तो ये आता है, सुनो, 202, 101, 101 दूनी कितना होता है, 101 दूनी कितना होगा, 202, तो 2 से कट गया, आई कितना आया, 2 आया। तो KNO3 के लिए कितने में डिसोसिएट हुआ ये, तो ये कितना आएगा, आई 2 आएगा। समझ गए बात को। ऐसे ही NaCl के लिए भी 2 आएगा, लेकिन बिना कैलकुलेशन ये सब करना नहीं पड़ रहा है आपको, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि इधर से डिसाइड कर सकते हो कितना आएगा। इधर बताओ इसके लिए कितना आएगा, Na2SO4 ना, देखो सल्फेट एक रहता है, ये एक आयन अलग है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इधर 1 ले लो, 1 इधर आया, +1, 2 इधर गया, -2, 2 इधर गया तो -2, 1 इधर आया, +1। अच्छा, Na+ कितने होंगे आपके पास, 2, सल्फेट का पूरा 1 होगा आपके पास, टोटल कितने होंगे ये, 3। क्या लिखा हुआ है, आई की वैल्यू 3 होगी। समझ गए। और इसके लिए बता सकता है कोई, आई की वैल्यू कितनी होगी, 3, वेरी गुड, एंड सो फॉर। The colligative property of these electrolyte are therefore twice and thrice respectively as those of non-electrolyte of the same concentration. तो आप ना बहुत ही आसानी से सिर्फ कंपाउंड को, फॉर्मूले को देखकर बता सकते हो कि इसका आई कितना होगा। किसको देखकर, जो भी फॉर्मूला मास आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको सीधा सीधा आप नंबर देख के बता सकते हो। वापस एक बार पूछ लो, NaCl कितने में डिसोसिएट होगा, आई की वैल्यू 2, KNO3 आई की वैल्यू, Na2SO4 3 हो जाएगी, CaCl2 3 हो जाएगी। इसमें एक देखो क्रिस क्रॉस कर दो, 2 इधर +2, ये 1 इधर पे आएगा तो क्या होगा, ये वाले मेरा 2 आयन होंगे और ये वाला 1 ही होगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 3। अगर आपके सामने ये लिखता हूं, देखो ये वाला का बता सकते हो क्या, तीन कैसे, 4, 2 ही रहेगा, एक सल्फेट है और एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का +2 होता है और इसका क्या होता है, सेम नंबर होता है, इसलिए नो क्रिस क्रॉस। समझ आ रहा है, इनमें सेम नंबर रहता है, इसलिए यहां पर 2 और 2 नहीं लिखोगे आप, एक Mg के लिए एक SO4, सेम नंबर होता है तो कोई क्रिस क्रॉस नहीं होता है, तो एक Mg+2 और एक सल्फेट -2, तो 2 ही होंगे इसके अंदर। समझ आ गया। अगर मैं ऐसे लिखूं
कितना होगा 2 होगा। इसके अंदर भी कैल्शियम +2 होता है और ये -2 होता है। अंडरस्टूड? तो ऐसे कोई भी कंपाउंड देखकर सीधा सीधा बता सकते हो कितना वेंट ऑफ फैक्टर होगा, जितने में डिसोसिएट होगा उतना ही वेंट ऑफ फैक्टर होगा। बोलिए क्या हुआ, क्या डाउट है? चलो नेक्स्ट। तो हमारा ये वेंट ऑफ फैक्टर यहां पर खत्म हुआ। ओके ये सुनो, अब कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग बात करेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले जिस तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लिखा करते थे, अब हम किस तरीके से लिखेंगे। इसका टेम्परेचर कम करो जरा। कौन बताएगा पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या लिखा जाता था? ये P1 0 x2 मालूम है सबको? डेल P इज इक्वल टू व्हाट? किसके लिए था ये? किसके लिए था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तो कितना गुना बढ़ जाएगा? अबे हमेशा 2 गुना ही होगा क्या? आई गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा? तो आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कितना गुना बढ़ जाएगा पहले के कंपैरिजन में? ये देखो सेम लिखा हुआ है, बस आई लिख दिया है यहां पर। और इसका फॉर्मूला आपको याद है? इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिखा करते थे यहां पर x2 की जगह पर? ये एक्चुअल में ना यहां पर थोड़ा गड़बड़ है। इधर पे ना बच्चों P1 0 भी लिखो। नई बुक में लिखा है ना? इधर पे P1 0 भी लिखो बच्चों। लिखेला है? कौन बोला थे? ओके आगे सुनो, क्या आपको पता है डेल टीपी इज इक्वल टू हम लोग सिर्फ क्या लिखा करते थे? केबी इंटू एम लिखा करते थे। इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना गुना बढ़ जाएगा? आई टाइम्स बढ़ जाएगा। आई क्या हो सकता है? 2 गुना हो सकता है, 3 गुना, 4 गुना। समझ आ रहा है? बस कर अभी। अच्छा उसके बाद की कहानी आपको पता है? ये वाला हम लोग केबी ऐसी है, मोलैलिटी की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? N2/W1 इन kg बराबर है ना? और W1 इन kg को मैं अगर ग्राम में पुट करना चाहता तो ऊपर 1000 लेकर आया था मैंने, तो 1000 ये kb अपनी जगह पर वैसी है, ठीक है? 1000 W2/M2W1, ठीक है? तो पुराना वाला ये पूरा आ रहा है यहां पर। इधर पे अपन क्या लिखते थे? आई KF इंटू एम बराबर। यहां पर अगेन मोलैलिटी की जगह पर मैं ये लेकर आऊंगा, सेम फॉर्मूला है, बस क्या आ गया है देखो, KF बात चल रही। ये पाई इज इक्वल टू महारथी बोलते थे, अभी कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? आई टाइम्स बढ़ जाएगा। और यहां पर आप m की जगह क्या लिखोगे? m की जगह N2/V बराबर है ना? और ये N2 की जगह क्या लिखोगे? W2/M2V। खत्म। ये फॉर्मूला मॉडिफिकेशन आप देख लो खुद से अगर नहीं आ रहा तो। हाँ मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, पुराना कर चुके हैं। बस आपको ये याद रखना है कि पहले के कंपैरिजन में कितना गुना हो जाएगा? आई गुना हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। फॉर्मूला मॉडिफिकेशन यही है। अब बच रहा क्या है हमारा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है? ठीक है, तो अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर थियरी खत्म हो जाएगा, फिर इसके सॉल्व एग्जांपल लेंगे और फिर बाद में अनसॉल्व एग्जांपल करेंगे, ठीक है?